नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा और यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे 15 नंबर प्रश्न में आपके सामने लिखा गया है, निम्न में से अगली आकृति ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसके स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, इसको ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 है, जिसमें प्यारे दोस्तों लिखा गया है, ड्यूस का संबंध अगर टेनिस से है तो गुगली का संबंध किससे होगा। सादृश्यता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका अंतिम पद हमें बताना है। इसको भी हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इससे पहले के यदि 3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर के देखिएगा, वहाँ पर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लास का अपडेट मिल सके। और पहला प्रश्न आप सभी प्यारे दोस्तों के सामने श्रृंखला के रूप में संबंधित है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले देखो प्यारे भाई, क्या लिखा है, 27 लिखा है। अगर हम यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं तो सबसे पहले लिखा गया है 27, फिर है 32, उसके बाद में है 42, 42 के बाद में है 47, 47 के बाद में है 57, कितना है 57, उसके बाद में है एक क्वेश्चन मार्क, यानी हम कह सकते हैं एक बॉक्स। इसमें कौन सी संख्या आ सकती है। तो अब आप देखिए, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो पहली बार में 5 जुड़ा है। जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दूसरी बार में 10 जुड़ा है। 27 5 32 और 32 10 42। ठीक उसी प्रकार से आगे चलोगे तो 42 5 47 और आगे जाओगे तो 47 10 57। तो जब यह प्रक्रिया अल्टरनेट कर चल रही है तो अब की बार में हम 5 जोड़ देंगे। जैसे ही आप 57 में 5 जोड़ोगे, प्रश्न का सही उत्तर 62 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। कहाँ पे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 62 इसका सही जवाब है। क्रम क्या था, +5 +10 +5 +10 +5। अगर श्रृंखला आगे चलती तो फिर से +10 हो जाता। तो इस प्रकार से 62 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका वर्गीकरण से है। बोला है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है। इस प्रकार से एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग प्यारे दोस्तों स्थानीय मान से करते हैं। अक्षरों के स्थानीय मान को देखते हैं तो पहला ऑप्शन E5 पर होता है, M 13 पर होता है और S कितने पर होता है, तो आप कहोगे 19 पर होता है। T की बात करते हैं 20 यानी 20 पर होता है। कितने पर होता है प्यारे दोस्तों, T जो होता है वो 20 पर होता है। B हमारा 2 पर होता है और G हमारा 7 पर होता है। और आगे देखोगे C 3 पर होता है, K 11 पर होता है, P प्यारे दोस्तों 16 पर होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप कहोगे L 12 पर होता है और T प्यारे दोस्तों 20 पर होता है और आगे देखोगे तो Y 25 पर होता है। अब देखिए, यहाँ से अगर आप लॉजिक समझें तो इसके बीच में अगर अंतर देखा जाए लास्ट के दो लेटरों में अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 6 का अंतर है, यानी 13 6 19, 6 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो प्यारे दोस्तों आपको 5 जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कितना, 5। ठीक उसी प्रकार से आप इसके बारे में देखोगे तो इसमें भी 11 5 16 होता है और आगे देखोगे तो यहाँ भी 20 5 25 होता है। कितना, 25। तो अब आपको इतने से ही पता चल जाएगा कि सही उत्तर क्या है, विकल्प नंबर 1। क्यों है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के लास्ट 2 लेटरों में केवल 6 जुड़ रहा है, जबकि 3 एक जैसे जो विकल्प हैं जिनके लास्ट 2 लेटरों के बीच में 5 जुड़ रहा है। इस प्रकार से इनका एक संबंध बन जाएगा, जबकि ये आपका अलग हो जाएगा। और वही पूछा है कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम कह सकते हैं संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न में आप लोगों से बोला गया है, क्या बोला है भैया, प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से आकृति की पहचान कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगी। ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर आने वाली है। अब देखो मैं अगर आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो देखो एक सर्कल है जिसमें कुछ 2 साइड कट लगे हुए हैं। एक सर्कल है, इसमें 2 साइड कट लगे हुए हैं रैंडमली।
और आपको पता चलेगा इस सर्कल के अंदर भी एक छोटू सा सर्कल है, एक छोटू सा सर्कल है। उस छोटू से सर्कल में इसके अंदर की ओर एक एरो जा रहा है। ठीक है, समझते हैं, जहाँ जिस दिशा में कट लगे हैं उसी दिशा में एक एरो जा रहा है। अगर आप अच्छे से देखें तो वही प्रक्रिया आगे देखें, ये देखो कट लगे हैं और उसी दिशा में छोटू से सर्कल के अंदर से भी एरो जा रहा है। प्यारे दोस्त, फिर से एक सर्कल है और इसमें भी अंदर से ही एरो जा रहा है। ये जो कट लगे हैं इन कट की तरफ मुँह करके हुए एक एरो फिर से जा रहा है। ये भी आपके अगली वाली आकृति यानी चौथी आकृति में भी कट लगे हुए हैं और इसी की ओर एरो फिर से जा रहा है। यानी अब की बार में एक सर्कल आएगा, एक सर्कल आएगा दोस्त, उसमें कुछ कट लगे होंगे निश्चित रूप से। अगर आप देखें तो ये उत्तर की तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है, नीचे वाला दक्षिण की तरफ है, यहाँ पे पश्चिम की तरफ है, तो फिर से उत्तर की तरफ आएगा। यानी कि जो अब की बार में कट आएंगे प्यारे दोस्तों, वो कट आपके उत्तर की तरफ आएंगे। इस प्रकार से कट आने वाले हैं यहाँ पे, ऐसे ये ऐसे कट आने वाले हैं। तो अब इन कटों की तरफ ही एक अंदर सर्कल होगा, छोटू सा सर्कल होगा, उसका जो एरो होगा इस कट की ओर मुँह करके होगा। यानी ऊपर की ओर कट होने चाहिए, ऊपर की ओर कट, ये तो गलत दिशा में है, ये भी गलत दिशा में है, ये भी गलत दिशा में है। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन गलत हो जाने के बाद आपके पास बचता है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1। तो आप कहोगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, याद रखेंगे। और इसका एरो भी आप देखें तो कट के तरफ ही जा रहा है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न नंबर 3 में छोड़ करके चौथे में आ जाते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न में फिर से श्रृंखला दी गई है और इसमें पूछा है अब की बार बीच में क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा। देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। लिखा गया है 12, 12 के बाद में लिखा है 26, 26 के बाद में प्यारे साथियों 54 है, 54 के बाद एक रैंडमली हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद है 222। ठीक है, अब 222 के बाद क्या है, 222 के बाद में है 446। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दुगनी संख्याएं लगभग हो रही हैं। जैसे 12 का दुगुना 24 के आसपास 26 है, 26 का दुगुना 52 के आसपास 54 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 122 का दुगुना 444 के आसपास 246 है। तो लॉजिक क्या है, एक प्यारा सा लॉजिक आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई 2 के साथ में +2 जुड़ रहा है, 12 दूनी 24, 2 26। अब यही लॉजिक फिर से 26 दूनी 52, 52 2 54। तो अब इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पे 222 दूनी, आप बोलोगे 222 दूनी कितना होता है 444 और प्लस में 2 करोगे 446। बस यही लॉजिक यहाँ भी लगा देना है, गुणा का 2 और प्लस का 2, तो 54 दूनी 108 और 108 में 2 जुड़ेगा तो 110 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों 110 आ जाएगा, आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सटीक जवाब है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सही उत्तर है। चलिए आगे देखोगे तो यहाँ भी आपका 110 दूनी 220 होगा, 110 दूनी 220 होगा और प्लस का 2 हो जाएगा तो 222 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में चाइनीज़ कोडिंग दी गई है और चाइनीज़ कोडिंग में बोला गया है एक निश्चित कोड भाषा में टिफिन इज हैवी को ये लिखा जाता है, हैवी वेट गेन को ये लिखा जाता है। तो हमें कोड बताना है प्यारे दोस्त हैवी का। किसका बताना है, हैवी का। देखो मैं अगर आपको बताऊँ इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, तो आप देखिए पहली वाली कोडिंग में हैवी आया है, दूसरी वाली कोडिंग में भी हैवी आया है। इनकी जो बाद में कोडिंग की गई है यानी टिफिन इज हैवी को लिखा क्या गया है ET QM और LV, और यहाँ पर हैवी वेट गेन को क्या लिखा गया है RXYB ET। तो आप इसमें अगर गौर से देखें हैवी के साथ साथ में इसकी कोडिंग के 2 नंबर एक से मिल रहे हैं ET AT। क्या मिल रहे हैं ET AT। जैसे हैवी यहाँ पे मिला तो इसका कोड यहाँ पे ET हो गया और हैवी यहाँ पे मिला तो इसका कोड कहाँ पे, ये वाला ET हो गया। तो आपको बताना है हैवी का कोड, तो हम 2 बार देख चुके हैं हैवी का कोड क्या है ET है। हैवी का कोड अगर ET है तो, और ET हमें कहीं दिया नहीं गया है, ये तो गड़बड़ हो गई दया, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। ET की जगह पे देखो यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है, ये CT लिख दिया है, जो टाइपराइटर है उसके द्वारा ET की जगह CT लिख दिया है, तो ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए, वो मिस टाइपिंग है उसको सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने बोला गया है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का उत्तर क्या होगा। तो सीधा हम बदल के देखते हैं, 90 गुणा को बदलना है किससे, भाग से, तो 2 लिखेंगे। माइनस का 43 है प्यारे दोस्त और यहाँ पे प्लस का 7 है। ओहो कुछ तो गड़बड़ है, ये बदलना था। माइनस को किससे बदलना है, प्लस से, तो हम अब यहाँ पे करेंगे प्लस 43, प्लस के स्थान पर माइनस करेंगे 7 और भाग के स्थान पर मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो अब देखिए इसमें प्यारे भैया हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे बोर्ड मास।
हर बार लगाया है, कई बार आपके सामने। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे डिवाइड से शुरू होगा, 45 बार में जाएगा, 45 के साथ में प्लस क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 सते 49 माइनस में हो जाएगा। तो अगर आप देखें, अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई के बाद करना होता है A4 ऐड, एडिशन करना होता है। तो A4 एडिशन का मतलब है ये जोड़ दीजिए, आपके यहाँ पे आ जाएंगे 40 40 80 यानी 88, 88 में से घटा दीजिए 49। जैसे ही आप 49 घटाओगे उत्तर आएगा कितना, आप कहोगे प्यारे दोस्तों 39 यानी 39, 39 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये एकदम सही उत्तर है, ठीक है। बोर्ड मास लगाना है, जो प्रक्रिया प्रश्न में कही गई है उस प्रक्रिया को भी अपनाते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे नीचे के समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। अब आप गौर से समझिए, अगर इन समुच्चयों को देखते हैं, ये दो समुच्चय हमको दिए हैं। पहला कौन सा है, 26, 26 के साथ में है 38 और उसके बाद में 128 है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न को देखकर लगता है कि पहली दो संख्याओं के साथ कुछ हेरा फेरी हुई है, उससे हमें तीसरी संख्या प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्त अगर देखें 26 38 छोटी संख्या है और एकदम से बड़ी संख्या आने का मतलब क्या होता है, या तो जोड़ के आधा करो या गुणा करो, कुछ भी करो, इसको 128 लेके आओ। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 42, 42 के साथ में कितना है 19 और इसका संबंध है 122 से। अब देखो मेरी बात को समझो, करना क्या है, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ, अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ कितना हो जाएगा, 8 6 14, 3 2 5 1 6 और इसका दोगुना कर दूंगा, जोड़ के दोगुना कर दूंगा तो प्यारे दोस्त 64 दूनी 128 होता है। ठीक वही लॉजिक यहाँ पे 42 19 आप जोड़िए, 9 2 11 4 1 6, 61 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई 122 हो जाएगा। तो आप कहोगे पहली दो संख्याओं को जोड़ करके दोगुना कर देते हैं तो उत्तर हमारा आ जाएगा दोस्त। बोलो, अगर हम संख्याओं को जोड़ करके दोगुना कर दें तो उत्तर आ जाना चाहिए। तो आप कहिए 25 36 को जोड़िए, 61 होता है, 25 36 होता है, 61 दूनी 122, अभी हमने देखा था तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 71 9 80, 80 दूनी 160 आना चाहिए था तो ये भी गलत है। 33 और 23, 33 23 होता है, 56 दूनी 112, ये बिल्कुल सही है। 18 52 70 तो 70 दूनी 140 होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कहोगे जो ऑप्शन नंबर 3 है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका एकदम सही है। कैसे कैसे, क्योंकि हमने 33 के साथ में 23 को जोड़ा। जब हमने 33 के साथ में 23 को जोड़ा तो ये आया 56 और हमने किया दोगुना तो आया हमारा 112। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक प्यारा सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है प्रॉपर आपको दिए गए हैं, इन चारों को सॉल्व करके देखना है। लेकिन ऐसे प्रश्न में क्या होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टाइम लगता है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कैसे बताऊंगा गौर से समझना है। ए का अर्थ क्या है, डिवाइड है, बस यही अर्थ पकड़ लो भाई। इसका जो मतलब है ए का अर्थ डिवाइड, ए का मतलब भाग है, तो आप यहाँ पे भाग रख दो। ठीक है, आप उसके बाद में यहाँ पे भाग रख दो, उसके बाद में यहाँ पे भाग रख दो और इसके बाद में ए का अर्थ यहाँ पे भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग रख दो। अब मेरी बात को समझना है, अगर आप भाग को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप भाग को सॉल्व कर रहे हैं तो 11 दूनी कितना होता है 22, आप कहोगे 21 है तो आप इसको सीधा सा हटा दीजिए, ऑप्शन कटेगा ही नहीं। और उसके बाद 11 3 33 कट जाएगा, 11 3 33 कट जाएगा और 33 का 11 में जाएगा नहीं। भाई 11 तो छोटी संख्या है, भाग 33 से देना है तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो इसको भी अभी छोड़ दो, उड़ा दो। अब बचते हैं हमारे पास कितने ऑप्शन, आप कहोगे 2 और 3 नंबर के। इनको सॉल्व करके देख लो आसानी से, कैसे करते हैं। देखो 21 के साथ में हम 2 नंबर से देखते हैं, 21 के साथ में सी का मतलब क्या था प्लस, तो हम प्लस कर देंगे। 21 के साथ में सी का मतलब प्लस कर देंगे कितना 11। ठीक है, इसके बाद में डी का मतलब क्या था माइनस था, तो कितना हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 11। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसके बाद में है प्लस, बी का मतलब क्या था, बी का मतलब था गुणा, ओहो बी का मतलब गुणा था, कितना हो जाएगा, बी का मतलब गुणा था तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सी का मतलब था प्लस, हमने कर दिया, और डी का मतलब था माइनस तो हमने लगा दिया, और ए का जो मतलब था वो डिवाइड था तो ए का मतलब डिवाइड हो गया है। इसके बाद में क्या बच रहा है, बी का मतलब गुणा है तो बी का मतलब गुणा से कितना 5 करना चाहिए। अब देखिए इसको हम काटेंगे, इसको अगर काटें तो यहाँ पे कटेगा 3 बार में, कितने बार में 3 बार में, 3 पंचे 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन हमें तो इसका परिणाम कितना लाना है, 33 लाना है ना, 233 लाना है कि 33 लाना है। 11 और ये देखिए 21 11 कितना हो जाएगा, 21 11 हो जाएगा 32, 32 में से 15 जाएगा तो ये तो भैया 16 बच रहा है, ये तो 16 बच रहा है तो ये तो बनेगा ही नहीं।
तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? तो ये वाला तो अभी हम ख़त्म करते हैं, यानी विकल्प नंबर 2 जो है ये हमारा नहीं बन पा रहा है। अब इसके बाद देखिए 3 नंबर को देखते हैं, 21। 21 के बाद में क्या है? 21 के बाद में है दोस्त आप लोगों का, एक मिनट रुकना ज़रा सा। बी का मतलब क्या था? बी का मतलब था गुणा, तो हम गुणा लिख देंगे किससे? 11 से, ठीक है, 11 से गुणा लिखेंगे। डी का मतलब क्या था? डी का मतलब माइनस था, कितना? डी का मतलब माइनस था आप लोगों का 33, ठीक है, डी का मतलब माइनस था 33, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, कितना? 11, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, नहीं सी का मतलब कुछ, सी का मतलब क्या था? सी का मतलब था प्लस, ठीक है, तो ये प्लस का आ जाएगा आपका 5। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार में ये सीधा कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, सॉरी गुणा होगा ना इन दोनों का, इन दोनों का गुणा होगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231। 231 में घटेगा 3 और जुड़ेगा कितना? 5। तो अब देखिए 31 में 5 जोड़ेंगे 36, कितना हो जाएगा? 36, यानी 236। एक मिनट यार, ये कितना हो जाएगा? 236, और माइनस करेंगे 3, तो कितना आ जाना चाहिए? 233 आ जाना चाहिए। और वही तो कह रहा है कि अगर इनका मतलब ये जो सब दिए हैं, ए का मतलब प्लस, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस है, तो इसका परिणाम हमको 233 लाना था। इन सभी का कौन से का आया है? आप कहोगे सर यहाँ पे जो आंसर है वो विकल्प नंबर 3 का आया है। विकल्प नंबर 3 को जब सॉल्व किया तो आया, बल्कि 2 वाला गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इन सभी को। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न अक्षर श्रृंखला से है। ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन होता है, इसको समझना होता है केवल, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? आपको हमेशा पहले का संबंध पहले लेटर से बनाना है, पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से बनाना है, उत्तर हमेशा आएगा आप लोगों का। कैसे? मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस y को देखते हैं, इस y का संबंध c से बनाओ, इस c का संबंध आप g से बनाओ, इस g का संबंध आप k से बनाओ, और इसी का संबंध अगला जो लेटर आना चाहिए उसके पहले लेटर से। जैसे हमने कहा y जो होता है प्यारे दोस्तों ये 25 पर होता है। कितने पर होता है? जो y होता है, जो ये y, एक मिनट, जो ये y होता है ये 25 पर होता है। और c हमारा कितने पर होता है? 3 पर होता है। g 7 पर होता है। k 11 पर होता है। तो अगला वाला क्या होगा? देखो 25 में 4 जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 26 के बाद 1 2 3, तो c आ जाता है। 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 होगा। और अगर आप 15 देखें तो लेटर ओ से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि 15 पर कौन सा लेटर होता है? ओ होता है। अगर इन सभी विकल्पों में आप देख पाएँ, इन सभी विकल्पों में देखें तो एकमात्र ऐसा विकल्प है पहला नंबर जिसकी शुरुआत ओ से हो रही है। तो बस आगे चेक ही नहीं करना है, उसके बाद में ए आ जाएगा, उसके बाद में फिर से ओ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। आगे अगर देखना चाहें तो प्लस का 9 दूसरे में चल रहा है। दूसरे लेटर में जब जेड पे जाएंगे, उसके बाद जेड से आई पे जाएंगे, आई के बाद 18 पे जाएंगे, 18 के बाद फिर जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे हो रहा है आपका कितना? 9 8 17, 8 जुड़ रहा है, 8 25, 8 7 हो जाएगा, फिर 8 फिर 15 हो जाएगा, तो 15 पर ओ ए, ठीक है। तो इस प्रकार से कहेंगे ओ ए ओ, इसका एकदम सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष से है। ये भी एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए, बोला है कुछ बोतल कलम है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ B4 बोतल बनाते हैं, कुछ B4 बोतल बनाते हैं। इनका पार्ट, इतना सा पार्ट हम लेंगे, कितना सा? हम इस बोतल का इतना सा पार्ट लेते हैं, इतना सा, और इसको हम K4 कलम बना देते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में आप लोगों से कहा गया है सभी कलम मेजें हैं, तो जितनी भी कलम का पार्ट है, जितना भी हमारे पास कलम का पार्ट है, वो सारा का सारा M4 मेज बना देंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्त उसने कहा है सभी मेजें, मतलब जितना भी मेज का पार्ट है वो सारा का सारा ग्लास है, तो ये हम इसको ग्लास बना देंगे। क्या बना देंगे? G4 ग्लास बना देंगे। इसको समझिए। तो कथन हमारे पास तीनों हो चुके, कुछ बोतल कलमें हैं, सभी कलमें मेजें हैं, और सभी मेजें क्या हैं? ग्लास हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों के तीनों अपने क्या कर लिए? हमने तीनों के तीनों कथन खत्म कर लिए आरेख बना करके। अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष पर कैसे? बोला गया है कुछ गिलास बोतल हैं। क्या G4 ग्लास का संबंध B4 बोतल से बनेगा? आप कहोगे पर्पल कलर का संबंध रेड से, मतलब ये वाला पार्ट बिल्कुल बन रहा है भाई, बिल्कुल बन तो रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि रेड का संबंध पर्पल से बन रहा है। चूंकि ग्लास, मेज और कलम तीनों का संबंध बोतल से बन रहा है, तो आप कह सकते हैं कुछ गिलास बोतल हैं। अब कुछ कलमें ग्लास हैं। क्या K4 कलम जो है वो G4 ग्लास है? आप कहोगे बिल्कुल है। कैसे?
कुछ कलमें मतलब अंदर से बाहर की ओर। सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है देखें तो गिलास का है, गिलास के अंदर में ही कुछ पार्ट किसका है, मेज का है, और मेज के अंदर में ही कुछ पार्ट कलम का है। तो आप कह सकते हो कुछ जो कलमें हैं वो ग्लास हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये वाला भी सही है। क्या है, ये वाला भी सही है। अच्छे से समझेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि देखो सारे के सारे जो कलम हैं, सारे के सारे जो कलम हैं वो मेज हैं और ग्लास हैं। तो आप कह सकते हो जब सारे कलम ग्लास हैं तो कुछ कलम भी ग्लास हो जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे बोलोगे दोनों के दोनों निष्कर्ष कथनों के अनुसार हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर राइट। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी प्यारे दोस्तों ये जो आकृति आपको x नाम की दे रखी है इसमें घुमाने की अनुमति है ही नहीं, और ये पूरी की पूरी आकृति हमें ढूंढनी है इन 4 विकल्पों में से। जल्दी से ढूंढ के बताओ, 1 से 3 सेकंड या 5 सेकंड के बीच में। देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो समझना है ये जो एक एरिया है ये आपकी लाइन पूरी टच करती हुई सीधी जा नहीं रही है। गौर से देखिए, ये लाइन केवल और केवल सर्कल को टच करके वापस लौट गई है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर आप कहीं देखें ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, बिल्कुल सही है। ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, बिल्कुल सही है। ये लाइन पूरी सीधी चली गई, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब क्या बचता है, अब देखते हैं इसके बाद आप एक बात देखिए, सर्कल के अंदर 2 एक विशेष प्रकार के कट हैं, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये जो कट हैं एक ऊपर की ओर है यानी नॉर्थ ईस्ट में, और एक साउथ वेस्ट में है। एक नॉर्थ ईस्ट में है, एक साउथ वेस्ट में है। तो आप देखो इनकी तो दिशाएं ही बदल गई। ये जो कट थे इनके कटों की तो दिशाएं ही बदल गई। 3 नंबर को गौर से देखो, जब कट की दिशाएं बदल गई तो उसने कहा था घूर्णन की अनुमति है नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब ये 2 तो सीधे सीधे हमने उड़ा दिए। अब इसके बाद आप एक बात देखिए, यहाँ पे क्या किसी प्रकार के ऐसे चिन्ह आए हैं? आप कहोगे नहीं, चूंकि ये जो लाइन है ये सीधी यहाँ से काटनी चाहिए थी, लेकिन इसके तो ये 2 अलग तरीके से चिन्ह आ रहे थे। ये लाइनें अलग तरीके की आ रही थी, गौर से देखिए। आप कहोगे बिल्कुल आ रही थी, तो जब ये आ रही थी तो ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। अब 3 हमने गलत कर दिए, बचता है एकमात्र ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। पूर्ण रूप से जो आकृति निहित है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। ये भी एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। देखो बोला है कि वर्णमाला क्रम के आधार पर एथिक्स को ये लिखा जाता है, उसी प्रकार से कस्टम को ये लिखा जाता है। तो प्रिंसिपल्स का कोड क्या होगा? गौर से देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने एथिक्स है, ETHI, उसके बाद में CS, ये एथिक्स रहा। इसको लिखा गया है A। ठीक है, क्या लिखा गया है? इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ये रहा ETHICS, ये एथिक्स है। इसको जो लिखा गया है वो प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पे लिखा गया है A के बाद में V के बाद में D के बाद में K के बाद में Y के बाद में U, इस प्रकार से लिखा गया है। अब देखिए, अगर इनका स्थानीय मान देखते हैं तो उत्तर आ जाएगा। ये 5 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 20 पर होता है, ये 22 पर होता है। ठीक है, इसके बाद ये 8 पर होता है, ये 4 पर होता है, ये 9 पर होता है, ये 11 पर होता है, ये 3 पर होता है, ये 25 पर होता है। कितने पर? Y आप कहोगे 25 पर होता है। S हमारा 19 पर होता है, U हमारा 21 पर होता है। तो आप गौर से अगर देखें एक बात, भाई बात क्या है? बात इतनी सी है कि पहली बार में -4 हुआ है, और आगे देखिए T, अगली बार में +2 हुआ है। कितना? +2। यहाँ पे देखो 8 में से 4 गया तो 4 यानी -4 हुआ है। तो अगली बार में आपको पता चलेगा कि +2 हुआ है, 9 2 11। ठीक है, अगली बार में क्या है? ये 3 है, 3 में से अगर 4 घटाओगे तो 25 बचेगा, चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला है। देखो 3 तो सीधा जाएगा और चौथा लेटर Z चला जाएगा, बचेगा 25। ठीक है, उसके बाद में क्या है? फिर से प्यारे दोस्तों +2 है, अगली बार में +2 है। तो आप देख रहे हैं -4 + 2 का लॉजिक चल रहा है। क्या यही लॉजिक यहाँ पे कंटिन्यू करेगा कस्टम में? देखते हैं। देखो यहाँ पे पहली बार में -4 करते हैं, तो हमने देखा था जब हमने C से -4 किया था, C से -4 किया था तो Y आया था। देखो ये वाला C से -4 किया था तो Y आया था, बिल्कुल Y आ रहा है। अगली बार में हमको +2 करना पड़ेगा। देखो तो 21 2 23 W होता है, -4 19 में से 4 जाएगा, 15 बचेगा। T यानी कि +2, O -4 K, M +2 O, यानी कि ये सेम लॉजिक चल रहा है। तो पहले वाले में से हम -4 करेंगे, पहले वाले में से क्या करेंगे? -4, और -4 करोगे तो L आएगा। क्या आएगा प्यारे दोस्तों?
आप कहोगे एल आएगा। 1 मिनट में कलर दूसरा चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब एल आया। अब क्या है, अगली बार में +2 करना है, अगली बार में +2 करना है तो ये 18 पर होता है, 18 2 20, 20 पर आता है टी। एल के बाद टी आना चाहिए, तो एल के बाद एस वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी 4 नंबर का गलत है। एल टी के बाद में क्या होगा, अब -4 फिर से होगा, -4 फिर से होगा तो आई है जो कि 9 पर होता है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 पर आता है ई। तो प्रश्न की शुरुआत होगी एल टी और ई से, एल टी ई से होगी, तो एफ वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद पी वाई के एल हम चेक नहीं करेंगे, लास्ट से चेक करते हैं। देखो पी वाई के एल यहाँ भी है, पी वाई के एल यहाँ भी है। अब एम, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो -4 + 2, -4 + 2, -4 + 2, इस प्रकार से चल रहा था लॉजिक। तो अब देखिए क्या बच रहा है, एन, एन का मतलब क्या है, इसको छोड़िए, आप लास्ट वाले को चेक करिए। यहाँ पे -4 + 2, -4 + 2, -4, 12 में से 4 जाएगा, सॉरी 16 में से 4 जाएगा तो पी बचेगा, और 12 में से 2 जोड़ेगा तो 14, एन आना चाहिए, एन आना चाहिए। चूँकि देखो एल 12 पर होता है और 2 जोड़ोगे तो 14, यानी कि एन आना चाहिए, 14 पर एन आता है। तो एन आपको मिलेगा कहाँ पे, विकल्प नंबर 3 में। तो आप कह सकते हो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा सही वो आएगा विकल्प नंबर 3। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, करना आप लोगों को पड़ेगा। भाई सबसे पहले -4 + 2, -4 + 2, -4 + 2 करके आप देख लीजिए, आप अपनी रफ कॉपी में, आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न कैलेंडर का है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है 24 अगस्त 1932 को बुधवार था। 24 अगस्त क्या बोला है, जो 24 अगस्त की डेट है प्यारे दोस्तों, ये समय कौन सा है, 1932 का है, यानी गांधी और अंबेडकर वाला समय है। दिन कौन सा था भैया, दिन था हमारे पास बुधवार। कौन सा दिन था, बुधवार था। बताना क्या है, हमको बताना है मेरे दोस्त 11 सितंबर। क्या बताना है, 11 सितंबर। समय कौन सा है, 1943, यानी कि लगभग 10 साल के बाद की बात है, 11 साल की। कौन सा दिन है ये बताना है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसको करने के लिए आप सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखो कितना है। आप कहोगे 11 है, 11 है तो मैं कह रहा हूँ 11 प्लस लिख लो सीधा सा, ठीक है। अगस्त से सितंबर तक पहुँचे कितने दिन बढ़े हैं, आप कहोगे 31 दिन होते हैं अगस्त में, 24 चले गए तो कितने बचे, 24 चले गए भैया, 31 होते हैं 7 बचे, 7 लिख दो। उसके बाद सितंबर के 11 दिन, सितंबर के 11 दिन। उसके बाद भैया लीप वर्ष, क्या देखना है, लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन कौन से हैं, क्या 1932 लीप वर्ष है, बोलो क्या 1932 लीप वर्ष है, आप कहोगे हाँ, लेकिन 1932 का लीप वर्ष फरवरी होता है, फरवरी का महीना होगा 29 दिन का। हमें तो 1932 में फरवरी मिला ही नहीं, हम तो सीधे अगस्त में हैं। अब 32 के बाद जो लीप वर्ष आता है वो 36 आता है, तो 1 प्लस कर लेंगे। 36 के बाद जो लीप वर्ष आता है वो प्यारे दोस्त 40 आता है, तो 1 प्लस कर लेंगे। अब 40 के बाद जो लीप वर्ष आएगा वो 1944 होगा, तो हम तो 43 में ही है, तो हम इतना ही करेंगे। अब इतना ही करेंगे, इन सभी को जोड़ करके 7 से भाग लगाएंगे, सभी को जोड़िए, 11 11 22, 22 और 2 24, 7 31, कितना आया 31। 31 में 7 से भाग लगाइए, जब 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आएगा 3, कितना 3 प्लस का 3। क्यों, क्योंकि कैलेंडर में हम 1932 से 43 पे आगे जा रहे थे, जब भी आगे जाते हैं तो जोड़ते हैं। अब इस बुधवार में आप लोग 3 जोड़ दीजिए प्यारे दोस्तों, इस बुधवार में 3 जोड़ दोगे तो आपका जो सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, बुध के बाद बृहस्पति शुक्र शनि, ठीक है, तो हो जाएगा आपका सही उत्तर शनिवार। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो आपका जो राइट आंसर है, आपका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। कैसे किया, हमने कहा 24 अगस्त और 11 सितंबर के बीच के दिनों का अंतर है 11 7 18, और हमें 11 वर्षों का अंतराल मिला है, 32 11 43 होता है। और प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे लीप वर्ष देखे जो कि 2 पहले थे, 1936 का और 1940 का, सभी में जोड़ करके 7 से भाग लगाया, आपका रिमाइंडर आया प्लस का 3, प्लस का 3 रिमाइंडर बुधवार में जोड़ा तो उत्तर आया शनिवार, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण MN पर बनेगा। यानी कि एक आपके पास दर्पण MN है, ये रहा दर्पण MN, इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब बनाना है। बना पाओगे, आप कहोगे बिल्कुल। देखो कैसे, के का प्रतिबिंब एज इट इज बनता है, चूंकि नीचे की ओर है तो ये के स्थान पर गलत बना है, ये गलत बना है, इसकी दिशा गलत बनी है, ठीक है, तो ये 2 तो हमने उड़ा दिए, बोलो भाई, ये 2 तो हमने उड़ा दिए। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है बी हमारा नीचे वाला जो होगा वो बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, दोनों 3 4 में दे रखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वी को।
अगर आप वी को देखें तो वी हमारा कुछ इस प्रकार से उल्टा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? उल्टा। भैया उल्टा भी बनेगा तो ये तो हमें चौथे नंबर में सीधा क्यों दे रखा है? बोलो, ये सीधा दे रखा है तो गलत है। अब आप यहाँ से बोलोगे कि जो हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो विकल्प नंबर 3 होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। चूंकि पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, अब आगे क्यों चेक करें भैया, हमें समय भी तो बचाना है एग्जाम में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में आइए। बोला है यदि शब्द डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, DIC, फिर क्या है TI, उसके बाद में क्या है O, उसके बाद में NA, उसके बाद में क्या है R और Y। ये डिक्शनरी है। इसके स्थानों के जो अक्षर हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने हैं, यानी ABCD के रूप में। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे A, B तो है नहीं, A तो आया है हमारा, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे C, फिर लिखेंगे D, फिर लिखेंगे D के बाद FGHI, ठीक है। FGH तो एक I यहाँ पे मिल जाएगा, एक I ये मिल जाएगा, जो कि दो कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। I के बाद J होता है, K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, तो N आ जाएगा। N के बाद में क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। O के बाद में P है, P नहीं है, Q है, नहीं है, R है, R के बाद में T है और Y है। तो आप बताओ जब हमने डिक्शनरी के प्रत्येक लेटर को बदला, इनका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया, तो कितने लेटर बदल गए? आपको को बदल तो मैक्सिमम गए, कौन से नहीं बदले? उसने पूछा कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि नहीं बदला। तो नहीं बदला है वो है I, नहीं बदला I, D A से बदला, I C से बदला, C D से, I T से, O N से, N O से, A R से, R T से, Y O हो, एक ये भी तो है भैया, एक Y भी तो नहीं बदला है। तो आप बोलोगे दो लेटर, कौन कौन से? एक तो Y और एक I, ये दो ऐसे लेटर थे जो नहीं बदले, ठीक है। बाद बाकी सारे के सारे बदल गए। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखें। बाद बाकी सारे बदले हैं, कौन कौन से नहीं बदले? I और Y, ठीक है, I Y, बाद बाकी। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 एक बेहतरीन सा प्रश्न है सादृश्यता से। प्रश्न बोला है निम्नलिखित प्रश्न में सही सादृश्यता ज्ञात कीजिए। ड्यूस का संबंध अगर टेनिस से है तो गुगली का संबंध किससे होगा? देखो एक विशेष प्रकार की शब्दावली है, जीके में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ड्यूस जो शब्दावली है, क्या है? जो ड्यूस शब्दावली है वो टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। आपने देखा होगा रोजर फेडरर के बारे में, सानिया मिर्जा के बारे में, ये रोहन बोपन्ना, ये सारे के सारे टेनिस खेलते हैं। और जो ड्यूस शब्दावली है वो टेनिस से है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं गुगली के बारे में, किसके बारे में? गुगली। अब गुगली किस में आती है? हर कोई जानता होगा इसको। गुगली आती है क्रिकेट में। क्रिकेट में आपने देखा होगा कुलदीप यादव की गुगली या फिर राशिद खान की गुगली, अफगानिस्तान वाले। तो गुगली क्रिकेट में आती है और ड्यूस टेनिस में आता है। तो क्वेश्चन मार्क बोला गुगली का संबंध किससे हो जाएगा भैया? किससे हो जाएगा? अब आप तो बता ही सकते हो, क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।